नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। कहते हैं विश्व समुदाय व भारतीय जनमानस के दबाव में आकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपने युद्धकालीन मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भारतीय राजनेताओं के साथ समझौता करने के लिए भेजते हैं। इनका मकसद भारतीय राजनेताओं का समर्थन प्राप्त करना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। इस वजह से विंस्टन चर्चिल सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा इन 5W1H के आधार पर पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि तात्कालिक क्या परिस्थितियां रही जिससे ब्रिटिश प्रधानमंत्री दबाव में आ गए और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है। साथ ही देखेंगे कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जब भारत आता है तो क्या क्या बिंदु वो भारतीय लीडर्स के सामने रखता है और भारतीय लीडर्स इसको क्यों रिजेक्ट करते हैं। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं 5W1H के आधार पर पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखने को मिलेगा हु सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो एक युद्धकालीन मंत्री भी हैं और लिबरल पार्टी के एक नेता भी हैं। इन्हीं की लीडरशिप में ये क्रिप्स मिशन आता है। सबसे पहले देखेंगे कि हु के बाद जो व्हाट, ये क्या है, तो ये एक मिशन था, ठीक है, जो किन की लीडरशिप में आया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की में। नेक्स्ट चलते हैं वेयर, तो कहां आया, ये भारत में आया। ये वाली बात भी हमारी यहां से क्लियर हो जाती है, भारत के अंदर ये मिशन आया था। नेक्स्ट बात देखते हैं, तो कब आया। 5W1H के आधार पर देखा कि ये कब आया, तो हमको देखने को मिलता है 11 मार्च को इसकी घोषणा की जाती है और कहते हैं भारत आकर 30 मार्च 1942 को ये अपना प्लान भारतीय लीडर्स के सामने रखते हैं। कौन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, वाई के अंदर हमको देखने को मिलेगा 4 एग्रीमेंट। कहते हैं अभी जो पूरा जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइंड कंट्रीज थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे पड़े हुए हैं। इस वजह से ये भारत का समर्थन चाहते हैं। इसी वजह से जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीयों का समर्थन चाहने के लिए भारत आए हैं। ये वाली बात हमें यहां पर देखने को मिली। किन की लीडरशिप में आता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की में। तो क्या था, एक मिशन था, कहां के लिए था, तो भारत के लिए। तो कब आया, तो 11 मार्च 1942 को इसके बारे में अनाउंसमेंट होता है और 13 मार्च 1942 को ये अपना प्लान भारतीय लीडर्स के सामने रखते हैं। कौन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके, फिर कहते हैं वाई, क्यों आया, क्योंकि इन्हें भारतीय लीडर्स का समर्थन चाहिए था, इस वजह से ये भारत में आए। ओके, क्या तात्कालिक परिस्थितियां रही इस वजह से कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को भारत में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहते हैं कि अभी 1939 से वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इसमें जर्मनी हर मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों को हरा रहा है, जिसके अंतर्गत देखेंगे अलायंस कंट्रीज और एक्सिस कंट्रीज देखने को मिलेगा, जिसमें यूएसए के साथ फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे हैं और एक्सिस कंट्री के अंदर जर्मनी, इटली और जापान लड़ रहे हैं, जिसमें देखने को मिलेगा कि जर्मनी हर मोर्चे पर बहुत प्रभावी तरीके से अलायंस ग्रुप को बहुत हद तक जबरदस्त टक्कर दे रहा है। इस वजह से ये चाहते हैं कि भारतीय लीडर्स ये बात मान जाएं और भारत के ब्रिटेन के पक्ष में ये युद्ध में आ जाएं। इस वजह से ये सीन की वजह से ये क्रिप्स मिशन को भारत में भेजते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, सजेशंस ऑफ रूजवेल्ट टू चर्चिल, यहां पर देखने को मिलेगा अभी तक तो सजेशन दे रहे हैं, लेकिन अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं, जो विंस्टन चर्चिल को कहते हैं कि आप जाइए भारत के साथ समझौता कीजिए ताकि हम उनका समर्थन भी ले सके और हम और अच्छे से लड़ सके। तो ये भी एक मेन बात थी।
ताकि भारतीय लीडर्स को न केवल युद्ध बल्कि कॉमनवेल्थ गेम और यूएन, ये भी तो था अभी 1942 में यूएन के चार्टर के अंदर, तो उसमें भी ये शामिल करना चाहते थे। तो इन सभी चीजों के लिए भारत का शामिल होना बहुत जरूरी था। तो इस वजह से जो रूजवेल्ट हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो चर्चिल को सजेस्ट करते हैं। अब साथ ही साथ देखने नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीडर्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके लीडर्स को अभी आपने देखा कि 1937 में इलेक्शन होते हैं। 1937 के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी कांग्रेस उभर कर आती है। अभी तक राष्ट्रीय के साथ साथ इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा मत मिला, लेकिन जब 1939 में वर्ल्ड वॉर होता है तो इसमें बिना इन लीडर्स की परमिशन के भारतीय सेना को ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उतार देती है। इसके विरोध में ये सभी अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये मनाना चाहते थे और इनके लीडर्स को भी। तो इसके लिए क्या करना होगा मान सिंह जी? इसके लिए यहां पर देखना होगा कि लिबरल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू ही इन्हें मनाया जा सकता था, तो उनकी भी यहां बात करनी होगी। तो यह भी बात यहां पर आती है कि कांग्रेस को मनाने के लिए इन्हें संवैधानिक अधिकार देने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देते हैं इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। अभी देखने को मिलेगा कि आप जहां 1905 तक की जो क्रांतिकारी गतिविधियों में आप नरम दल देख रहे थे, लेकिन ऑनवर्ड्स 1905 के बाद जो सीन हमको देखने को मिला उसके अंदर पूरा का पूरा जो गरम दल के हाथों में आने लगा था। ठीक है, अब मॉडरेट का टाइम जा चुका था। अब तो कह रहे हैं कि बम का बदला बम से, गोली का बदला गोली से। तो कहने का मतलब भारत के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज जो गतिविधि थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब ये गतिविधि बढ़ गई थी तो इस वजह से चाह रहे हैं कि इनका भी जो गतिविधि कम हो जाए, इनका समर्थन मिलेगा तो ये गतिविधियों से भी हमें शांति मिलेगी। एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है और दूसरा दो जगह ब्रिटेन को लड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे क्रांतिकारी भी इनके खिलाफ हैं। तो इस वजह से ऐसी स्थिति को शांति बनाए रखने के लिए भारत में ये क्रिप्स को भेज रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेशन। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अभी अभी ब्रिटेन के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में जापान निकल कर आ चुका था। अब मानसिंह जी कैसे खतरा था वो बता दीजिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि अभी ये जापान जो छोटा सा कंट्री है, अभी ये यहां फिलीपींस हो, सिंगापुर हो और ये पास पास के जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं इन सब पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि इन्होंने साउथ एशिया के साथ साथ जो ईस्ट एशिया के ये जो कंट्रीज हैं इन सब पर अपना अधिकार जमा चुका है या कंट्रोल कर चुका है या इनको जीत चुका है। कौन? जापान। और ये पहुंच चुका है बर्मा तक, जिसे आज बर्मा तक पहुंच चुका है, जिसे आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। और साथ ही देखेंगे ये अंडमान निकोबार तक भी पहुंच गया था। कौन? जापान। तो ये जापान यहां तक पहुंच गया है तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि ये यहां तक आ गया है। अब सीन ऐसा हो रहा है कि कभी भी भारत पर जापान हमला कर सकता है। तो क्या भारत से इसकी कोई लड़ाई थी? नहीं, भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है जापान को। लेकिन फिर प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम है यहां आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया was the colony of Britain during that period। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है ब्रिटेन को वो भारत से हो रहा है। इस वजह से जो जापान है भारत पर हमला करना चाहता है। और इस यहां पर देखेंगे वो तो इसलिए हमला करना चाहता है और ब्रिटेन भारत को इसलिए बचाना चाहता है कि ये उसकी जो शक्ति का मेन स्रोत है, अर्निंग का स्रोत है, वेल्थ का स्रोत है। तो इसी वजह से ये भी खतरा
किसके लिए मंडरा रहा था? ब्रिटेन के लिए। इसलिए वो चाहता है कि भारतीयों का समर्थन मिले तो हम इनको भी रोक सकते हैं। क्योंकि अभी यहां पर एक और चीज देख लो कि आजाद हिंद फौज भी, जो भारतीय से जो सैनिक थे जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, वो भी जापान के पक्ष में लड़ रहे हैं ब्रिटेन से, तो वो भी डर था। तो इन सभी कारणों की वजह से ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ समझौता कर लिया जाए, तो ये सारी की सारी समस्याएं एक साथ फिनिश हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमने बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। फर्स्ट थी वर्ल्ड वॉर, सेकंड की जो प्रॉब्लम, सेकंड इंटरनेशनल प्रेशर, थर्ड था इंडियन लीडर्स एंड कांग्रेस के साथ, और नेक्स्ट था इंडियन रिवॉल्यूशनरी, और उसके बाद देखने को मिलेगा द थ्रेट ऑफ द जापानीज इन्वेशन। ये सारे बैकग्राउंड के इन्हीं कारणों की वजह से बच्चों ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल भारत में युद्धकालीन मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत के साथ समझौता करने के लिए भेजते हैं। अब चलिए समझौते के दौरान क्या क्या बातें होती है उनको अब जान लेते हैं। कहते हैं अंडर दीज सर्कमस्टेंस चर्चिल सेंट ए मेंबर ऑफ द वॉर टाइम कैबिनेट टू सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहां पर चर्चिल भाई साहब जो सर स्टैफोर्ड को भारत भेजते हैं, घोषणा तो 11 मार्च को हो गई थी, और महोदय जो भारत आकर अपना प्लान 30 मार्च 1942 को ये पेश करते हैं। ये वाली बात, अब प्लान पेश किया गया बच्चों, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। प्लान के दो प्रमुख भाग थे। एक तो था, कहते हैं इंप्लीमेंट आफ्टर द वॉर प्रपोजल, कि युद्ध के बाद इंप्लीमेंट करना था, जो लॉन्ग टर्म प्रपोजल के नाम से जाना जाएगा। एक प्रपोजल था जो युद्ध के दौरान, इमीडिएट प्रपोजल, जो युद्ध के दौरान इंप्लीमेंट होना था। तो ये दो बातें ये कब रखता है? 30 मार्च को अपने प्रस्ताव में रखता है। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब क्या क्या बातें थी उनको भी जान लेते हैं। यहां पर बातें कर रहे हैं दो, अब जब इनकी बातें निकल कर आएगी तो यहां से क्लियरिटी भी आएगी कि द प्रीएम्बल्स ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल कॉल टू बी मेकिंग इंडिया एज अ फेडरल रिपब्लिक, कि भारत को ये एक फेडरल रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि अब इनकी जो शर्तें हैं वो देख लीजिए। डोमिनियन स्टेट विल बी प्रोवाइडेड, कहते हैं डोमिनियन स्टेट विल बी प्रोवाइडेड एंड इंडिया विल हैव द राइट टू रिसाइड इन द कॉमनवेल्थ और नॉट। कहते हैं हम भारत को डोमिनियन स्टेट देंगे और साथ ही ये बात रहेगी कि कॉमनवेल्थ में रहना है या नहीं रहना, ये भारत पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात सही है? नहीं। कहते हैं 1920 और 28 की जो मांगे हैं, हाँ, वो अब ये 1942 में वो बातें कर रहे हैं जो भारतीय 1920 और 28 तक मांग रहे हैं। तो कहां तक जायज थी? डोमिनियन स्टेट को जब हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। कहते हैं आंतरिक मामले भारतीय देखेंगे और जितने भी बाह्य मामले होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेंगे। तो मतलब मोटा मोटी भारत पर ब्रिटिश ही अधिकार रहेगा, तो फिर तो जायज नहीं है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली इसको डिनाई करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आफ्टर द वॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी फॉर्म्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल्स ऑफ इंडिया। कहते हैं यहां पर एक संवैधानिक जो सभा का गठन होगा और वो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और संविधान में कैसे लोग आएंगे वो भी देख लीजिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कि इसमें जैसे राज्यसभा के अंदर जो चुनाव होते हैं स्टेट असेंबली से चुनकर जाते हैं, वैसे ही चुने जाएंगे। ठीक है। और जहां पर कुछ जगह यहां पर नॉमिनेटेड होंगे। किनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे? प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जहां पर राजाओं का अधिकार रहेगा, वहां पर ये क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। कहते हैं इनको
जहां पर जो ब्रिटिश सरकार का अधिकार है वो प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाएंगे, और जहां पर राजाओं का अधिकार है वहां पर इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। अब ये बात भी बचने वाली नहीं थी, तो दो बात यहां से क्लियर हो गई। तो मुस्लिम लीग तो स्पेशली इसी बात को डिनाई कर देती है कि हमको नहीं चाहिए ऐसा। अब थर्ड बात आती है, एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट विल हैव टू राइट टू ऑब्टेन डोमिनियन स्टेट सेपरेटली। ये सबसे घातक बीज था जो ब्रिटिश बोना चाह रहे थे और बोया, जिसको हम पाकिस्तान के रूप में देखते हैं कि यही तो बात जो पाकिस्तान की मांग को एक कदम आगे बढ़ा देती। अपनी बात में कहते हैं कि कोई भी प्रांत और कोई भी राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को डोमिनियन स्टेट मींस सेपरेटली डिमांड कर सकते हैं। जिस बात को नहीं कहना था उस बात को हवा दे देते हैं। कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जिस बात पर सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ तो वो ये थी, ये भारत को भारत नहीं अनेक टुकड़ों में बांटने की एक प्लानिंग थी ब्रिटिश सरकार की, तो ये वाली बात थी। और साथ में यहां कह रहे हैं कि भाई साहब आपको हमसे एक संधि करनी पड़ेगी। तो ये कैसी संधि थी? जिसके अंदर कहा गया है कि जो भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए हैं, जो लोअर कास्ट जो भी रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है उनको आप बनाए रखोगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। और वो किसमें? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पहले ही बताना होगा कि ये हमें चेंज नहीं करेंगे तभी हम आगे बढ़ने देंगे। तो ये भी सबसे घातक बीज था। जो बीज इन्होंने बो दिया उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे ताकि भारत को सेपरेट रखा जा सके, भारत को भारतीयों से। ये वाली जो घातक जो बातें थी वो सब इसमें देखने को मिलती। और साथ ही देखने को मिलेगा अंडर द इमीडिएट प्रोविजंस देयर वाज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1935। जो 1935 की चाहे कमियां हो या कुछ और भी जो सुधार करने की बातें हो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और साथ में यहां पर देखने को कह रहे हैं को इन सभी चीजों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस। कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। कहते हैं जो सुरक्षा वगैरह का सारा जिम्मा कौन देखेगी? ब्रिटेन देखेगी। साथ में और भी चीजें देख रहे हैं। अब यहां पर और देख लीजिए, यहां पर बात आती है कॉमनवेल्थ की, यहां पर बात आती है यूनाइटेड नेशन की। इन सब के साथ इनमें समर्थन लेने के लिए ही तो ये पूरे गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि अभी आपको सबसे ज्यादा डर कॉमनवेल्थ को लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार को लग रहा है कि जो हमारे राष्ट्रमंडल वो बिखर जाएंगे। राष्ट्रमंडल है क्या? वो कंट्री जो ब्रिटेन के कॉलोनीज थे वही तो कॉमनवेल्थ है। आज कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ये वही कॉमनवेल्थ है जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज रहे हैं। अब इनको डर लग रहा है कि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है कि जैसे ही उसकी सत्ता कमजोर हो रही है, पावर कमजोर हो रही है, तो ये कंट्रीज भी उनके हाथ से निकल जाएंगे। और साथ ही साथ अभी यूनाइटेड नेशन का भी तो गठन हो रहा है, तो उसमें भी तो समर्थन चाहिए। इसी वजह से ये गीत और खेल ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल खेल को खेल रहे हैं और गीत को गा रहे हैं इसी वजह से। ओके, अब ये चीजें और देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस वाज डिससैटिस्फाइड विद इट्स अंतरिम मैनेजमेंट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट्स डिफेंस प्रपोजल। कहते हैं जो कांग्रेस है वो इन सभी मुद्दों से मतलब डिससैटिस्फाइड करती है। साथ ही साथ जो हिंदू महासभा में सप्रू जयकर ये जो भारत को अलग करने की बातों का खुलकर या मुखर रूप से विरोध करते हैं। इवन मुस्लिम लीग भी इनके बहुत सारे प्रपोजल को के बारे में डिनाई कर देती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी बातें हो। इन सभी कारणों की वजह से देखने को मिलेगा बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा क्रिप्स मिशन यहां पर फेल हो जाता है। इसको स्वयं गांधी जी भी इन शब्दों में कहते हैं कि गांधी गिव इट अ पोस्ट
dated check. Gandhi said it was a post dated check. ये वैसे ही चेक है जिसकी डेट निकल चुकी हो। आपको कोई चेक दें और उस पर पुरानी डेट डली रहे तो क्या वो चेक तार्किक लगता है? नहीं लगता है। तो गांधी कहते हैं इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक। ये वैसे ही था पोस्ट डेटेड चेक के समान जिसका कोई मतलब नहीं था। अब ऐसा क्यों है? अब एक और खेल ब्रिटिश सरकार का सुनिए क्या खेल खेल रही है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी गतिविधियां भी चल रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, हाँ इंटरनेशनल समर्थन भी चाहिए। तो इंटरनेशनल वालों को तो ये कहेंगे कि हमने भारत के साथ समझौता करने के लिए भेज दिया है सर स्टेफोर्ड को। यहां पर रिवोल्यूशनरी पर्सन और कांग्रेस को बहकाए रखेंगे। तो सीधा सीधा मतलब इनका कि जो 1939 के जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर से इनके ध्यान को डाइवर्ट करने का प्लान था, साथ ही साथ जो इनके खिलाफ गतिविधि हो रही थी उनको स्थगित किया जाए और इंडिया का जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसी के खेल को खेलने के लिए ऐसा किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ये केवल वैसा ही रहेगा। इसमें जो वाइसरॉयज की ऑटोक्रेसी वो भी वही रहेगी। कुछ हमारे लोग वर्दी पहनकर वहां खड़े रहेंगे एज ए सर्वेंट के रूप। तो ये सारा का सारा टॉपिक हमने क्रिप्स मशीन के रूप में देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।